अस्सलाम वालेकुम, ओपन माइक कैफ़े में वेलकम बैक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। व्यूअर्स, क्या आज की शायरी और नसर को अदबी एतबार से मयारी करार दिया जा सकता है? इस पे बात करेंगे आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, रिसर्चर से और उर्दू अदब से रिलेटेड कुछ गेस्ट से जो कि आए हैं डमी म्यूजियम से। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, की हाल है? ठीक हो? कैसे हैं आफ्ताब आप? ठीक अच्छा, हैं? इस फ्लैंक का हमेशा बेड़ा गर्क रहता है। कभी 2 नंबर पुलिस, कभी 2 नंबर अदीब और कभी 2 नंबर सियासतदान। ये होंगे, मैं तो 1 नंबर है। अगर आप कहते हैं तो मैं हुस्न ज़न पे यकीन रखता हूँ, आप वाकई होंगे, लेकिन अगर आप एक्सपोज होंगे तो बेस्ट बहुत होंगे। मैं पब्लिशर हैगा, मैनू की अच्छा, आप पब्लिशर, आप अदीब है ही नहीं। शहजाद तबस्सुम फ्रॉम फैसलाबाद, और मैं शायर हूँ और मेरे बड़ा बड़ा कलाम मैंने लिखा है। अगर आप चाहें तो आपकी नजर 2 लाइनें पेश। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हमें बात करने दे, आपकी बारी बाद में आएगी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब, कैसे हैं आप? इन्हें मार खा लेनी थोड़े को। ज़ैगम नवीद अर्श नाम है मेरा ओए होए। और काफ़ी किताबें लिख चुका हूँ। अच्छा, ना आप ज़ैगम लगते हैं, ना नवीद लगते हैं, और अर्श तो बिल्कुल ही नहीं है। ज़ैगम क्या होता है? शेर को कहते हैं मेरे ख्याल। ज़ैगम नवीद क्या हुआ? नवीद मेरे अबू का नाम है, मैं क्यों चेंज करदा अपना की कर। अर्श दी अम्मी का नाम है। अच्छा जी, किताबें लिखी हैं मैंने। इतना वक्फा क्यों ले रहे हैं आप? अच्छा मेरी गल सुनो, 16-17 मिनट का प्रोग्राम एडी लंबी है, पॉज नहीं रहने किसी। खलीलुर रहमान कमर दे खोते। बहुत अच्छा राइटर है। अच्छा राइटर। हाँ जी, मैं छापे ये पब्लिशर कह रहा है, और ये शायर कैसा है? हैगा तो घटिया, लेकिन विकदा बहुत है। वाजिश। अब ट्रेजेडी ये है, ट्रैश अगर बिकेगा तो फिर कसूर इसका है या खरीदार का? गल फाइनल खरीदार। इस बात से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी उमर साहब। बहुत अच्छी जी सर, उन्होंने को अपना पागल है, तू चुप कर जी। अपना आलम है हमारे पास। ये आलम घटते आलम चलना बहुता लग रहा है। जी हाँ सर, अब हमें नज़र आ रहा है ऐसा कि जैसे उर्दू अदब में ख़ास तौर पर हम देखें तो 1930s और 40s के बाद ख़ास तौर पर जो तहरीक चली थी तरक्की पसंद अदब की, तहरीक, और उस तरक्की पसंद अदब तहरीक के बायस बड़े बड़े अफसाने लिखे गए, शायरी की गई। अब हमें बिल्कुल इस तरह की जो है वो कोई तख्लीकात नज़र नहीं आ रही या बहुत कम नज़र आ रही हैं। और इसके पीछे मेरे ख्याल से एक तो शायद नज़रियाती मुबाहिसों का खात्मा हो चुका है कि अब अदब को नज़रियाती बुनियादों पर तख्लीक नहीं किया जा रहा कतई तौर पर। अब अदब को सिर्फ आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट के तहत ही तख्लीक किया जा रहा है, जिससे फिर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आर्ट के अंदर कमर्शलाइजेशन जो हो रही है। अब आप देखेंगे बाकायदा ऐसी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुल्की हवाले से, आलमी हवाले से, जो ये ऐलान करती हैं कि अच्छा नावल लिखने वाले को इतने $1,00,000 का इनाम दिया जाएगा, अच्छी शायरी करने वाले को इतने $1,000 का इनाम दिया जाएगा। तो उससे हो क्या रहा है कि तख्लीककार की, नावल निगार की, शायर की, वो बजाय इसके कि उसकी सलाहियत तख्लीक पर सर्फ हो, वो सर्फ होती है कि मैं ये पैसा हासिल कर पाऊँ, मैं ये इनाम हासिल कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल से कमर्शलाइजेशन और कॉरपोरेट सेक्टर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है अभी हालिया हम जिस दौर की बात कर रहे हैं अदब की। बाय दिस लाइन आई हैव अ क्वेश्चन कि अच्छा कंटेंट क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड, म्यार क्या है अदब का? इनका मौक़िफ़ ये है कि जी आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है हिस्टोरिकली ऑल्सो आर्ट इज़ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, वो शायरी हो, वो मुसव्वरी हो, वो नावल हो, वो ड्रामा हो, वो एक्सप्रेशन है और सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है उसमें। जब आपकी सोसाइटी अगर सतही बन गई है, सुपरफिशियल हो गई है, तो फिर आपका जो है आर्ट भी सुपरफिशियल ही होगा ना, उसमें कोई डेप्थ तो नहीं होगी। एक ज़माने में इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग थी, उसके बाद क्यूबिस्ट पीरियड आया, एब्स्ट्रैक्ट आया, उसके बाद आपका डेमियन हर्स्ट आ गया। ठीक है ना, उसने ला के गाय जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड में रख के उसने कहा ये भी आर्ट है, ये भी एक्सप्रेशन है। ये चेंज होता है वक्त के साथ। एक तो ये है कॉर्पोरेटाइजेशन की ये बात कर रहे हैं। आर्ट को हमेशा पेट्रोनेज चाहिए थी, हमेशा से, कभी भी नहीं हुआ कि वो असर खुद जो है वो जनरेट करें। उसके बाद एक पीरियड आता है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, लोग आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है ना, उस हिसाब से स्पेशली पेंटिंग्स में, मुसव्वरी में उसकी कोई वैल्यू। रशिया में जो बड़े बड़े नावल सामने आए रूसी अदब में, या विक्टोरियन दौर में बड़े बड़े नावल सामने आए, इनको सर रियासत की पेट्रोनेज हासिल तो नहीं, रियासत की नहीं होती, रियासत की या हुकूमत की या नहीं थी। उसका जो पास्टरनैक है, ठीक है ना, बिल्कुल पेट्रोनेज थी ऑफ द स्टेट। डॉक्टर शिवागो जो है, सर डॉक्टर शिवागो एक प्रोपेगेंडा नावल था ना, एक प्रोपेगेंडे के मबनी पर था। आपने कह दिया ना, वो सोवियत यूनियन को खिलाफ साबित करने के लिए था, जिसमें डायलॉग्स थे कि
प्राइवेट लाइफ इज बैंड इन मॉस्को इन रशिया, बिल्कुल वो एक प्रोपेगेंडा था सर। यही तो बात हो रही है उसमें ना। जो विलन है वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बिल्कुल। जी, जी, अब सर। देखिए बात यह है कि उसको हम प्रोपेगेंडा कह देते हैं, तो फिर वॉर एंड पीस क्या थी? वॉर एंड पीस प्रोपेगेंडा नहीं थी, वो एक डिपिक्शन थी। नेपोलियन आ रहा है, नेपोलियन अटैक करने आ रहा है, रशियंस किस तरीके से तैयारी कर रहे क्या हैं, था? फैमिलीज किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रही क्या हैं, था? नेपोलियन की इंपेरियलिस्ट बेंट ऑफ माइंड नजर आ रहा है। बिकॉज रशिया नीडेड दैट लिफ्ट, ठीक है ना, उसमें जारिश रशिया था, बट यू वांटेड द रशियन पीपल टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, पेट्रियोटिज्म, ठीक है ना। वॉर एंड पीस सर का वो पीछे सरप्रस्ती जार ने तो ना की थी नहीं, इस नॉवल के लिए। as such जरूरी नहीं है कि वो विजिबली वो आपको नजर भी नहीं आए। नहीं, मैं काफ़ी हद तक आपसे एग्री करूंगा और उनसे डिसएग्री करूंगा। ठीक है, मेरी गुजारिश ये है इस पूरे सिलसिले में कि ये जो लिटरेचर होता है, ख़ास शायरी हो ख़ास नसर हो, ये सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है। बिल्कुल। सोसाइटी अगर इन्हतात पजीर है तो लामहला लिटरेचर भी, और लिटरेचर बल्कि सबसे ज़्यादा हार्ड हिट जो चीज़ होगी वो लिटरेचर होगा, क्योंकि बड़ी नफीस काम है। बिल्कुल। पहले भी कोई सोते नहीं फूटते थे, ज़बरदस्त शायरी, ज़बरदस्त नसर, रद्दी इतनी ज़्यादा, भर्ती का काम इतना ज़्यादा था कि आपको लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों शेरों में से एक अच्छा शेर मिलता था। फिर आज वक्त ये आ गया है कि आज भी बहुत थोड़ा कतरा कतरा आपको जैसे नेक्टर मिलता है ना, तो अब भी वो कतरा कतरा है, लेकिन पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो पहले इतनी बड़ी थी ना, अगर बहुत बड़े होल का इतना बड़ा हिस्सा, तो अब वो बिल्कुल यूं स्क्वीज होके इतना हो गया, यानी तनासब उसका फ्रैक्शंस में चला बहुत थोड़ा हो गया, बहुत थोड़ा। अब भी अदब क्रिएट हो रहा है, अब भी अच्छी शायरी हो रही है, बहुत थोड़ी। मैं इसलिए कि मैं तो तलाश में रहता हूँ, मैंने हफ्ते में एक शेर लाजमन कंज्यूम करना होता है फरंगे आसफिया में, और मेरी कोशिश होती है कि कोई नया शेर, मैं नया शायर नहीं, नया शेर पढ़ूँ। अब बड़े शोरा कराम क्लासिकल, जो हमारे क्लासिकल हैं, जो पिछली जनरेशन के थे, वो ख़त्म हो गए, पढ़ पढ़ के रिपीट कर कर के। अब प्रॉब्लम यह है कि अब चीज़ चली जाती है इंटरनेट के ऊपर, अब चीज़ महफूज हो जाती है लाइक लाइब्रेरी। तो उसकी पहले होता था रिकॉल वैल्यू पे पीछे जाते थे कि एक चीज़ बहुत अच्छी है तो याद रहती थी, वरना लोग फरामोश कर देते थे या चंद लोग याद रखते थे। अब लामहला उसे पढ़ना, सुनना और याद रखना पड़ता है। अब आपको नई चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं पुराने शोरा में से ज़्यादातर ज़फ़र इकबाल साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसर हैं और शायरी तवातर से कर रहे हैं, उनका कोई नया शेर आ जाए मैं वो कंज्यूम करता हूँ, या फिर मैं लेता हूँ नए शोरा कराम के, और वो शाज मिलते हैं, लेकिन बहुत शानदार शेर भी मौजूद है। तनासब बहुत थोड़ा है। एक तो ये है मामला। दूसरा जो ज़्यादा अहम बात है वो ये कि लिटरेचर नसर बिल उमूम और शायरी बिल खुसूस आज का मारूफ नहीं है, ये आज का मुहावरा नहीं है। अब आती है वो बात जिसके साथ आप रिलेट कर रहे थे, FSJ जो कह रहे थे ना, पैट्रनेज जो है, पैट्रनेज तो लाजमी होती है। ये एक्सप्रेशनिस्ट जो होता है, अपने आप को एक्सप्रेस जब कर रहा होता है ना, वो रिकग्निशन के लिए कर रहा होता है। वो पब्लिक से भी रिकग्निशन मांगता है, वो पब्लिशर से भी रिकग्निशन मांगता है, वो दरबार से भी मांगता है। जो गए वक्तों में हुकूमतें दरबार से मुंसलिक होती थी ना, दरबार से मौसूम थी। दरबार की शक्ल बदल गई है जी, शक्ल बदल गई है और इवन अकल बदल गई है कि पहले दरबार से शायर को संदेशा आता था। एक कल्चर था जिसको मुशायरा कल्चर कहते हैं। कितने मुशायरे होते हैं आपके शहरों में, लेकिन आज जब भी वजीर आजम, खा बड़ा ही पढ़ा लिखा, अव्वल तो बहुत रेयर है कि कोई बड़ा पढ़ा लिखा वजीर आजम मिले। पढ़ा लिखा से मुराद है इल्मो फजल, इल्मो अदब के हवाले से। लेकिन उसने जब भी बुलाया है कॉलम निगार को बुलाया है, उसने जब भी बुलाया है किसी ज़्यादा ड्रामा निगार को बुला लिया है, उसने कभी शायर को नहीं बुलाया, उसने कभी नॉवल निगार को नहीं बुलाया। आखिरी शायर जिसका इस्तकबाल हेड ऑफ द स्टेट ने किया बाहर आके, मुझे याद पड़ता है वो ज़ियाउल हक था जिसने फैज़ अहमद फैज़ की गाड़ी का दरवाज़ा खोला था, और सिर्फ इसलिए शायद कि ब्रिगेडियर सालिक उसके साथ होते थे, उसे समझाने वाले, उसे बताने वाले कि भाई ये बड़ा आदमी है, बड़ा अहम आदमी है, और ये तुमसे बिल्कुल मुखालिफ नज़रिए का हामिल। और चूँकि वो ही वॉज अ क्लेवर फॉक्स, उसने कहा कि अच्छा
یہ میرا مخالف ہے, اس کی تو اور وی شوڈ کیپ ہم کلوزر. آئی ول کیپ مائی فرینڈز کلوز بٹ اینیمیز کلوزر. اسی نظریے کے تحت اس کا استقبال کیا گیا. تو آج جس بندے نے خوار ہو کے اداس نسلیں لکھنی ہیں اور پھر جا کر یورپ میں بار ٹینڈر بننا ہے اور اپنا گزارا کرنا ہے, وہ اسی زخامت کا ایک ڈرامہ کیوں نہ لکھے اور لاکھوں روپے کمائے جیسے وہ بندہ کر رہا ہے. وہ ایک کامیاب آدمی. آپ کی بات سے ثابت ہو رہا ہے نا کارپوریٹ سیکٹر پھر زوال کا جناب, آپ کی بات سے ثابت ہو رہا ہے. بندے کا لالچ, اس کے اندر کی طمع, اس کے اندر کی جو لسٹ ہے نا, میں تو ہمیشہ گزارش ایک ہی کرتا ہوں جو بزرگوں سے سن رکھا ہے, 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے لیول سے نیچے لے آتی ہیں, ایک لالچ, دوسرا خوف. یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. لالچ اوپر جانے کا, خوف نیچے جانے کا. یہ خوف اور لالچ کے ساتھ ساتھ ہے, وہی کیمسٹری ایک ہے ان کی. عمر صاحب there would be no Shakespeare without Elizabeth. Not at all. سر یہ آپ میڈیول پیریڈ کی بات کر رہے ہیں نا, آج دا وائٹ ٹائیگر ناول چھپتا ہے. میں نے آپ سے کہا شکل بدل گئی ہے اس دربار کی, ٹھیک ہے نا, یا وہ پبلشر بن گیا بہت بڑا جس کے لیے وہ ناول لکھا جا رہا ہے, اب یہ چینج آیا ہے. دوسرا جو ہے میڈیم کی وجہ سے بڑا فرق پڑا ہے. پاکستان میں شاعری کیوں نہیں ہو رہی اور مشاعرے کیوں نہیں ہو رہے؟ ریڈیو پاکستان, پاکستان ٹیلی ویژن, یہ دونوں میڈیم پبلک براڈ کاسٹرز ہیں, ایک ریڈیو پہ ایک ٹیلی ویژن پہ. ان کا کام ہے پروموٹ یہ سپورٹ کرنا, پروموٹ کرنا, پیٹرنائز کرنا. بند کر دیا انہوں نے پیٹرنائز کرنا. انہوں نے کہا یہ کمرشل ہے ہی نہیں, اس کو تو کوئی دیکھے گا نہیں, کوئی سنے گا نہیں, تو اس کو چلانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پہلے سخن فہم ہوتے تھے بہت زیادہ, سخن ور تو خیر بہت ہی برائے نام ہوتے تھے, سخن فہمی عام تھی, گھریلو خواتین شعر سمجھتی تھیں اور پسند کرتی تھیں. آج آپ کے پڑھے لکھے پروفیسرز سخن فہم نہیں ہیں. تو اگر بندے کو پتہ ہے کہ میرا مخاطب بالکل بیچارہ ایک عام سا آدمی ہے, شعر اس کے سر پر سے گزر جائے گا. میں شعر سناتا ہوں, مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کسے سمجھ آئی اور کسے نہیں سمجھ آئی. عالم یہ ہے کہ آج کالم کی تعریف کرتے ہوئے بندہ فون کرتا ہے پڑھا لکھا آپ کو کہ سر میں نے آپ کا آج کا اداریہ پڑھا ہے, میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں, کتنا اچھا لکھا آپ نے. اب ایک اداریہ اور ہوتا ہے, کالم اور ہوتا ہے, تمہیں یہی سمجھ ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تم اس کو بھی اداریہ کہہ رہے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روبہ زوال کیا کیا کچھ کس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے. چنانچہ اس دور میں بڑا ہی کوئی مجاہد ہے جو آج بھی شاعری کرتا ہے اور اسی میں سے یہ 4 چیزیں تلاش کرتا ہے: پذیرائی, رزق, نیوسنس ویلیو, اس کے علاوہ باقی اور کچھ معیشت اور یہ وہ ساری چیزیں. شاعری آج پاکستان جیسے ملک میں یہ سب چیزیں دینے سے قاصر ہے, بلکہ ان میں سے شاید ایک بھی نہ دے. بھائی جان میرے کو 4 چیزاں الحمدللہ ہے نے جڑیاں تسی گنائیاں نے. تم جیسا شاعر تو آج کامیاب ہے, جو میں جینون شاعروں کی بات کر. ایسا سخن وار لوگ ہے کہ کیسی داد دے رہے ہیں. تسی سخن وار گئے ہو, اور میں جنی بھی شاعری کیتی نا اپنی بیگم دے عشق دے وچ ملوث ہو کے کیتی ہے. مینوں شعر اترتے نے جو عشق میں ملوث کہہ رہا ہے اپنے آپ کو, توبہ توبہ توبہ. اور یہی وجہ کہ تم کامیاب ہو, تم کامیاب ہو. لیکن میں ایسے درجنوں شاعر آج گنوا سکتا ہوں جو جینون شاعر ہیں اور ناکام ہیں. اکبر معصوم ناکام تھا, دنیا سے چلا گیا. شعر سنو, تسی کہہ رہے فرنگے آسفیہ واسطے نواں شعر چاہیے ہوتا, میں تانوں 5 شعر دے کے چلاں آج تازے. تو جی شعر عرض کر رہا ہوں. بڑی طلب ہے تیرے دیدار کی ان بے چین نگاہوں کو. خوش ہو جی یہ ہے شاعری. یہی ہوتا ہے جب اصل آدمی گورچانی صاحب ریکلوس ہو جاتا ہے نا, اصلی اس ویکیوم کو فل کرتا ہے نقلی. آپ کی سیاست کے ساتھ یہی کچھ ہوا, آپ کے انٹلیکچوئلز نے یہی کچھ کیا, جگہ خالی چھوڑ دی, جعلی انٹلیکچوئل کود کے آگے بیٹھ گیا وہاں پہ. تو سر وہ بیٹھا اس لیے کیونکہ کنزیومر ٹیسٹ بھی تو کتنا ڈیٹیریوریٹ ہوا ہے, جتنا ڈکلائن ہوا ہے. یہ سمجھدار تھا نا, اس نے کنزیومر کی ٹیسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایکلیمیٹائز کیا بدلتے ہوئے حالات سے. ایک جینون آدمی کہتا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس ٹیسٹ پہ, میں نہیں بناتا فلم, میں نہیں لکھتا ناول, میں نہیں کروں گا شاعری. لیکن آفتاب صاحب اچھے ادب کے لیے کوالٹی آف سبسٹنس بھی تو ہونی چاہیے. جی جی جی. آج آپ دیکھیں, آپ کو آج نسخہ ہائے وفا جیسا کلام کہیں ملے گا؟ اداس نسلیں جیسا ناول کہیں ملے گا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. آواز دوست جیسی تحریر کہیں ملے گی؟ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں مطلب کوالٹی آف سبسٹنس جو ہے وہ آج نظر نہیں آتی. وہ اس لیے کہ اس کو کنزیوم کرنے والے نہیں رہے, اب یہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور انہی جیسے کنزیومرز ہیں, وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. نہیں پھر نواں شعر چاہیے.
चलो यार सुना दो अगर तुम आए हो छोटी बहर का दूसरा सुनाता हूँ। वो नहीं होते अकल के ताबे। ये छोटी बहर है। इसकी 3 बहरें हैं, ये सबसे छोटी है। वो नहीं होते इश्क के, हौली पोल आते बैठे थे। उनकी कुर्बत का क्या कहना। 1 मिनट मैं जरा तारफ करवा लूं। ये कोई ताड़े को मशीन नहीं लैन आई, ये शायरा है सर। अच्छा हाँ जी। मैं आपके लिए एक किताब लेकर आया हूँ आपको तोहफे में देने के लिए। यार फटाफट कह देना मैं आपके लिए किताब लेकर आया हूँ। तू तो एडा हौली जिवें बाबा चिकड़ चो लंघ रहा होंदा है। आप साहब किताब का अच्छा गल बहुत ही लंबी नहीं करनी। यार क्या वजह है, इतना बदतमीज क्यों है? ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆ। अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 3-4 ਹਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। किताब का उन्वान मैं और मेरे खेत खलियान। किताब शुरू होती है, मैं कुछ बात कर रहा था, आप बिल्कुल इजी ले रहे हैं, गलत बात है। जल्दी करना, इन्नी देर च बंदा अद्धी किताब सुना देता मरे। फजर से पहले 4 बजे आहो आजकल 4:30 बजे होंदी सान फजर से पहले। वो मेरा प्यारा खेत और मुर्गे की बांग, अगे उसकी बांग जो कानों में रस की तरह घुलती जाए और ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਸ ਘੋਲਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ। खुदा की कसम आफ्ताब, आज के दौर में कोई भी राइटर इस डेप्थ को ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਪਾ ਅੱਜ ਕੇ ਦੌਰ में। ठीक है आफ्ताब, अपने शो में बुला के आप ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੇ ਆ। ਆ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा जी आप बताइए। सर मैं सराय की पट्टी तो आई हूँ, रुखसाना शुजाबादी मेरा नाम है। वाह वाह वाह, आप तो शाकिर शुजाबादी के शहर से आई। मैं उन्होंने दी शागिर्द शागिर्द हां। आ जी। मेरे रूहानी उस्ताद हैं। अच्छा ਵੱਲ देखो इतने बड़े शायर हैं, जितना उन्होंने ना है उन्हें को वो मकाम क्यों नहीं मिला आज तक। उन्हें दा शेर है कि इत्थां कहीं को माण वफावां दा अते कहीं को नाज अदावां दा, असां पीले पत्तर दरख्तां दे साकू रहंदा है खौफ आवावां दा। क्या कहने, एकदम रहीम यार खान टाइप माहौल बन गया। अच्छा आप आजकल कर क्या रही? मैं सर तुर्की वाले ड्रामे दी आजकल सरायकी डबिंग करनी है। ओहो अर्तुगुल फिर रहा ਹੁੰਦਾ उधर शुजाबाद। ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। अर्तुगुल कह रहा ਹੁੰਦਾ वल हाफिज दा सोन हलवा वल मिठा ते ठंडा। शाकिर शुजाबादी ने एक शिकवा जवाब शिकवा के पैटर्न पे जी जी जो कलाम लिखा है, मेरा ख्याल है जी मैं उसको अल्लामा इकबाल के कलाम के बाय का समझता हूँ। यकीनन ऐसा ही है, वो बहुत शानदार मकालमा है। बुचानी साहब ने जो बात की है, मैं देखना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, लेकिन शायद मैं पढ़ ना सकूँ तो मैं सुन तो सकता हूँ। जी जी लिटरेचर को ऑडिबल करने की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए, लोग ज़्यादा कंज्यूम करें। जी यही मेरा नज़रिया है जी कि अदब की डिटेरियोरेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि मुतालिया कम हो गया है। या वो सुखनवर तो हैं, सुखन फहम नहीं रहे। उसको सबसे पहले अफेक्ट किया सिनेमा ने इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया क्योंकि हफ्ते में 1 आध फिल्म लोग देखते थे, वो भी 2-3 घंटे का एक टाइम कंज्यूम होता था। फिर टेलीविज़न ने आके उसको ज़्यादा नुकसान दिया क्योंकि बच्चे हैं वो सारा दिन टेलीविज़न के आगे बैठे हुए हैं, कभी कार्टून देख रहे हैं, कभी कोई ड्रामा देख रहे हैं। लेकिन अब जब से इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, अब इस दौर में आके मुताले की आदत रही से ही जो कसर थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन सर इसी इंटरनेट से हमारे पास रेख्ता जैसी साइट्स आ रही हैं जिसमें हम लोग आम लोगों तक की रसाई नहीं थी, तो सर इसकी क्या रेटिंग करेंगे आप? रेख्ता बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और मैं समझता हूँ जो लोग इसके मदारुल महाम है ना रेख्ता के, बिल्कुल सही। वो इस कंट्रीब्यूशन की वजह से ना सिर्फ हमेशा याद रखे जाएंगे बल्कि शायद बख्शे भी जाएं। ये इतना बड़ा काम है और इतनी डेडिकेशन से उन्होंने किया। मुझे कई साल पहले बाकायदा फ़ोन किया करते थे ज़फ़र इकबाल साहब से मुताल्लिक, उनके राइट्स लेने से मुताल्लिक। तो मैंने कहा इन तकल्लुफ़ात में ना पड़ें, आप बस छापें जो करना चाहते हैं, हम अब क्या आपको राइट्स लिख के दें, और आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। और सो मच तो उन्होंने कई दफ़ा बुलाया कि ज़फ़र इकबाल साहब के साथ आप आ जाएं अगर वो नहीं आ सकते तो ये कंट्रीब्यूशन उन्होंने बहुत की है, बड़ी शानदार। सर मेरे को ऐसी ऐसी किताब छपाई है लोगों ने, उत्थे ही पई है, बेचारे लैन ही नहीं आए। मेरी एक किताब है तुम, मैं और तुम्हारा दोस्त। किताब नहीं है, बगैरती है। वैसे ये मॉडर्न राइटर्स के अंदर बेगैरती का अंसर काफ़ी है। आप इसे बेगैरती कहते हैं और हमने इसे रियलिज्म का नाम दिया है। अच्छा जी।
ਬੜਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਹੌਰੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ 2 ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁੰਘਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। जब तुम फटाफट यार ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? मेरा बेतकल्लुफ दोस्त है, वरना मैं कहाँ किसी को खंगने देता हूँ। एक दफा जब तेरी स्टोरी ने बच्ची मार दी ना, मैं तुम्हें छड़ना नहीं। एक दफा जब मैंने तुम्हें रूप जी ये हासे उड़ना जाना है इशारा ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। वाकई पब्लिशर्स बहुत रो रहे हैं, पब्लिशर्स बहुत दुखी हैं, इसलिए कि इस मुल्क में किताब पढ़ने की आदत ही नहीं है। किताब महंगी है, छपाई महंगी है, कागज महंगा है। बहुत। और इंडिया को देख लें, उन्होंने किताब सस्ती करके उसको फरोग दिया। जब तक हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तब तक मामलात ऐसे ही रहेंगे। और इंडिया में लिटरेरी एक्टिविटी वैसे भी ज़्यादा हो रही है। आप देख लें उनके मुशायरे, जश्न रेख्ता के ये प्रोग्राम्स देखिए। जी जी जी। अब रेख्ता ने देखिए उसमें तनव्वो है, उसमें इनोवेशन है, उसने महज शायरी, महज नसर, उसने राशिद खान को भी बुलाया हुआ है, और चाहे वो ठुमरी पेश करे, चाहे वो ख्याल गायकी में वो 2 घंटे लगाए, उसने एंटरटेन तो करना है ना। यहाँ पर शायर बिठा देते हैं 5-7 इस जैसे, और एक आध उसमें जेन्युइन शायर होता है। लोग बोर नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, पेट्रोनाइज करने की ज़रूरत है, इन्हें गाइड करने की। FSJ जैसा बंदा इन्हें गाइड करे कि आप अट्रैक्टिव किस तरह बना सकते हैं अपने इवेंट को, अपनी वेबसाइट को, अपनी प्रोडक्शन को। और जहाँ तक किताब का ताल्लुक है, किताब जब तक सस्ती नहीं होगी तब तक इसको पजीराई नहीं मिलेगी। सर ये जो बुक रीडिंग से सारी की सारी चली गई है टेंशन, उन्हीं पे बेस्ड नॉवेल्स, मूवीज़ बन रही हैं और सब लोग नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं। बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं, मॉरल्स हैं, हिस्ट्री है, क्लासिक्स हैं। सो हाउ डू यू बैलेंस इट? क्या ये कहीं से बैलेंस करता है बुक रीडिंग? नहीं, एक चीज़ जिस पे अच्छी फिल्म मौजूद है, नेटफ्लिक्स पे किताब मौजूद है फिल्म की शक्ल में, उसमें ऑडियो भी है, विजुअल भी है। वो इजी है आपके लिए। 1.5 घंटे में आप पूरी किताब, मैं पागल हूँ कि मैं लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा पढ़ूंगा, मैं उससे बजाय बेहतर नहीं कि मैं जाकर गैब्रियल गार्सिया मार्केज पूरे का पूरा फिल्मी शक्ल में देख। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जनरेशन बुक रीडिंग से दूर हुई है तो उसी का ऑल्टरनेट जो है इन मूवीज की शक्ल में भी है। सो सिर्फ मूवीज नहीं है, देखें और बहुत कुछ है। मतलब पब्लिशिंग जो है ना, पब्लिशिंग उसकी शक्ल बदल रही है, सॉफ्ट पब्लिशिंग में आ गई। बिल्कुल ठीक है ना, वो कहते हैं फ्रॉम गुटनबर्ग टू जकरबर्ग। ठीक है ना, ये सफ़र है। गुटनबर्ग आपका प्रेस था जिससे किताब छपती थी, सारा कुछ पब्लिश होती थी। अब जो है वही चीज़ जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में पब्लिश होती है। आप कंज्यूम तो कर सकते हैं उसको, जब कंटेंट अच्छा होगा तो मीडियम मैटर नहीं करेगा, आप कंज्यूम करेंगे। बिल्कुल। अब तो अच्छी चीज लिखे, अमेज़न का वो क्या किंडल, वो क्या है, बिल्कुल किंडल है, क्या शानदार एक सिस्टम है उनका। यू कैन बी अ राइटर इन लेस देन 10 मिनट। तो इसलिए मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि अगर आप किसी वजह से किताब नहीं पढ़ सके, किताब का ज़ौक़ पैदा नहीं कर सके, ये ज़ौक़ ही नहीं है, रियाजत है, ये आंखों की, दिमाग की एक एक्सरसाइज है, आम बंदा कर ही नहीं सकता। तो इससे बेहतर है कि एक बहुत खूबसूरत चीज़ उसे ऐसे रायगा न जाने दें, उसे फिल्म की शक्ल में देख लें, उसे ऑडियो सुन ले। गॉडफादर जी आप यकीन करें, चार्ल्स डिकेंस का वो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इतना मोटा नॉवल, बिल्कुल आधे पढ़ के तो नींद आने लगती थी। वो जब टीवी पे हमने देखा तो वही सारी चीज आराम से डाइजेस्ट कर लेते। टीवी पे वो कम बोर था, उसमें तो बहुत था। अगर आपने चार्ल्स डिकेंस पढ़ना, टेल ऑफ टू सिटीज पढ़े और उसके बाद बंद कर दे, हर एक का मास्टरपीस है। टेल ऑफ टू सिटीज का बिल्कुल सर। मैं इसी तरह गुजारिश हमेशा, टॉमस हार्डी से हम बहुत मुतासिर, बिल्कुल 2 किताबें, Yes. द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एंड टेस्ट ऑफ द डर्बेल्स। बस इसके बाद साइड पे कर दें, फिर आप मॉपसां की तरफ चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, फ्लाबेर की तरफ चले जाएं, मदाम बवारी काफका की तरफ निकल जाए। काफका वाज चेक। और वैसे सही नॉवल सही मानों में अगर मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ रशियंस आर बिल्कुल फार अहेड ऑफ दैट। नॉवल में हरफ आखिर रूसी ने लिखा। सही बात। पेन, ठीक है ना, ट्रेजेडी एंड पेन इज द फैक्टर। ਤੁਰਕੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਤੇ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੱਲਾ ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜੀ। बहुत अच्छा। गोरिये मैं जाना तेरे नाल। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ये क्या किया तुमने? ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। बस एक चंद मैनरिज्म हैं जो
ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੰਦ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 60 ਸਾਲ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ व्यूअर्स, हम आज के शो से लेंगे इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।